नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे सीजी टेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है इंग्लिश पेडागोजी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल एट अ लेक्चर आर कॉन्सर्न, है ना। तो देखिए कलेक्शन ऑफ पीपल एट अ लेक्चर आर कॉन्सर्न क्या होता है, उसका ए ऑडियंस होता है। ऑडियंस है ना, जो लेक्चर को जो सुनने वाला श्रोताओं का भीड़ को क्या बोलते हैं, ऑडियंस। बी देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द एबव सेंटेंस, है ना। इसके साथ वो कट गया है इसका क्वेश्चन का। देखते हैं अगला। चूज द वर्ड विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बिग्यूअस, है ना। तो देखिए इसका जो है करेक्ट जो है सिनोनिम्स कौन सा नहीं है ना। तो एम्बिग्यूअस का सिनोनिम्स डाउटफुल है, अनसर्टेन है, इक्विवोकल है ना। कौन सा नहीं है, ये सरली नहीं है ना। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट, है ना। तो डाउटफुल भी जो है, डाउटफुल मतलब संदेहास्पद, तो वो भी जो है, ये तीनों है। कौन सा नहीं है, सरली। सरली मतलब होता है ये होता है असभ्य। देखते हैं नेक्स्ट। ही इज इन, उसके बाद खाड़ी है, गुड हेल्थ, है ना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक इन द एबव सेंटेंस। तो देखिए ही इज इन गुड हेल्थ, है ना। यहाँ पे आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। देखिए इसमें ही इज वर्ण, फिर खाली स्थान है, फिर रिच पेरेंट्स। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक इन द एबव सेंटेंस। तो ही इज बर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ऑफ आएगा इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, है ना। वन ओपन इंडेड क्वेश्चन गिव मोर स्कोप फॉर। देखिए राइट आंसर कौन सा नहीं है बोल रहे हैं, है ना। तो ओपन इंडेड क्वेश्चन गिव मोर स्कोप फॉर, जो खुला, जो मुक्त बंद वाले प्रश्न हैं, है ना, वो किसका ज़्यादा किसमें ज़्यादा उसका स्कोप रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, ए क्रिएटिव थिंकिंग, बी रोट लर्निंग, सी क्रिटिकल थिंकिंग, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ राइट आंसर, है ना। राइट आंसर नहीं है बोल रहा है। तो जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं उसमें जो है क्रिएटिव थिंकिंग का स्कोप रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग इसका भी स्कोप रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका भी स्कोप रहता है। स्कोप रहने का मतलब है कि जो खुला जो प्रश्न है, मतलब मुक्त अंत वाले प्रश्न है, उसमें जो है किन किन कौशलों का विकास होता है ना। तो हमारे क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, रचनात्मक सोच का विकास होता है ना। क्रिटिकल थिंकिंग इसका भी विकास होता है, और समस्या समाधान से संबंधित सोच का भी विकास होता है। किसका विकास नहीं होता है, रोट लर्निंग, है ना, जो बार बार क्या बोलते हैं इसको, रटन, है ना, रटने के द्वारा जो सीखना है उसका विकास नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोट लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे नॉट अ राइट आंसर लिखा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा रोट लर्निंग, है ना। बाकी तीनों चीज़ का विकास जो है ओपन इंडेड क्वेश्चन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर बाय द टीचर इज अ पार्ट ऑफ, है ना। अब देखिए क्या बोला है, रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर बाय द टीचर इज अ पार्ट ऑफ। बोल रहा है कि टीचर द्वारा बच्चे के व्यवहार का या छात्र के व्यवहार का नियमित रूप से अवलोकन करना किसका भाग है। तो ए फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी समेटिव असेसमेंट, डी नाइदर समेटिव नॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए जब हम बच्चे को रेगुलर देखते रहते हैं नियमित रूप से, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे बच्चा खेल रहा हो, चाहे बच्चा जो है अन्य किसी भी गतिविधि में लगा हुआ हो, तो उसको बच्चे को देख के उसके
बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बच्चे के बारे में हम पता करने की कोशिश करते रहते हैं, उसका आकलन करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। बच्चे की जो भी मतलब वो ये चीज़, ये क्रिया कैसे होती है, इस आकलन की प्रक्रिया कैसी होती, अनौपचारिक रूप से, है ना, जिसमें हमको केवल बच्चा खेल रहा है उसको देखना है और उसका आकलन करते जाना कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, उसका सोच कैसा है। तो ये किस में होता है, ये फॉर्मेटिव आकलन में होता है ना। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए समेटिव असेसमेंट मतलब एक निश्चित समय के बाद जो है जो परीक्षा किया जाता है, जैसे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये क्या है, समेटिव आकलन है ना। तो ये किस में होता है, रेगुलर बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उससे जो है हम बच्चे का आकलन करते हैं। तो ये किस में होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचिंग प्लान इज इनकम्प्लीट विदाउट ए ऑब्जेक्टिव, बी ग्रुप वर्क, सी को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटी, डी होमवर्क। तो देखिए एक टीचिंग प्लान किसके बिना अधूरा है, तो एक टीचिंग प्लान उसके उद्देश्य के बिना अधूरा है। मतलब क्या होगा, ए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के बिना अधूरा है ना। ग्रुप वर्क नहीं रहेगा तो चलेगा, है ना, उसमें सहसंज्ञानात्मक गतिविधि नहीं रहेगा तो चलेगा, गृह वर्क नहीं रहेगा तो चलेगा। लेकिन अगर बिना उद्देश्य की कोई टीचिंग प्लान कैसे बनाएगा, है ना। तो उद्देश्य के बिना क्या है, टीचिंग प्लान अधूरा है, क्योंकि उद्देश्य रहेगा तब फिर टीचिंग प्लान बनाएंगे कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज हाउ वन प्लान्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ए ऑब्जर्वेशन इज फॉलोड बाई असेसमेंट फॉलोड बाई प्लानिंग, assessment is followed by observation followed by planning is followed by observation followed by assessment। D दिया observation assessment and planning make a cycle for planning process। तो देखिए दिस इज हाउ वन प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना। तो देखिए क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन इज फॉलोड बाई असेसमेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या करता है, असेसमेंट का फॉलो करता है और उसके बाद प्लान होता है बोले, तो ये तो गलत है। असेसमेंट इज फॉलोड बाय ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय प्लानिंग, ये भी गलत है। प्लानिंग इज फॉलोड बाय ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय असेसमेंट, ये भी गलत है। क्या सही है कि जो है तीनों एक दूसरे के फॉलो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तीनों एक साइकिल के रूप में रहते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट और प्लानिंग तीनों क्या होते हैं, एक प्लानिंग की एक प्रोसेस होता है जो है निरंतर चलते रहती है साइकिल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाई, है ना। एक टीचर किस प्रकार से अपने छात्र को नए भाषा को बोलने के लिए इनकरेज कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है बोल रहा है। तो देखिए क्या दिया है, ए, है ना। इसका आंसर पहले देखिए ऑप्शन को देखते हैं। ए अलाउिंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक। बी दिया है allowing them to speak while not tolerating their mistake। C दिया है allowing them to speak only by listening and repeating। D allowing them to speak while punishing for every mistake। तो देखिए पहला क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर देंगे बिना उनकी गलती में उसको टोके, है ना। बिना उनकी गलती में उसको गलती में टोकना नहीं है और उसको स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर देना है। तो ये तो ठीक है ना। बी में क्या लिखा है कि उसको जो है बोलने का अवसर देना है लेकिन उसको जो है उसकी गलती में टोकना है। तो ये जो है अगर हम उसकी गलती में टोक देंगे तो फिर बच्चा तो मतलब नया वो प्रोत्साहित कहाँ होगा, वो तो वहीं से फिर संकोच करने लगेगा बोलने के लिए, है ना। और सी में भी क्या दिया है, अलाउइंग देम टू स्पीक ओनली बाई लिसनिंग एंड रिपीटिंग, है ना। सुन के उसको केवल रिपीट करने के लिए बोलने का अवसर देंगे बोल रहा है। तो ये भी सही नहीं है ना। और इसमें क्या दिया है कि बच्चे को हर गलती पे पनिश देंगे और उसको बोलने के लिए बोलेंगे कि तो ये इससे भी इनकरेज थोड़ी ना होगा, इससे तो उल्टा डिस्करेज होगा। तो देखते हैं किस में होगा बच्चे को इनकरेज, तो वो होगा यदि बच्चे को फ्री रूप से बोलने के लिए अवसर देंगे और उसकी गलती को नज़रअंदाज करेंगे, है ना, उसको टोकेंगे नहीं। तो ये होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ टीचर डू नॉट प्रिपेयर टीचिंग प्लान। यदि टीचर जो है टीचिंग प्लान प्रिपेयर नहीं करता है तो क्या होगा।
ए द टीचर वुड बी फ्री टू टीच एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टीचर कुछ भी पढ़ाने के लिए स्वतंत्र रहेगा, किसके अनुसार, बच्चे के मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार। तो देखिए ये तो सही नहीं है, है ना। बी दिया है द टीचर विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर द क्लास, है ना, टीचर जो है क्लास के लिए ज़्यादा टाइम दे पाएगा, है ना। सी दिया है द टीचर विल नॉट बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल रिक्वायर्स फॉर टीचिंग, है ना। इसमें दिया है देखिए टीचर अपने उद्देश्य के लिए, गतिविधि के लिए और क्या सामग्री उपयोग करना है उसके लिए क्या नहीं रहेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा। टीचर को खुद पता नहीं रहेगा कि उसका क्लास में वो गया है तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या गतिविधि करानी है, कौन सा सामान लगेगा, ये टीचर को ही पता नहीं रहेगा, है ना। कब, जब टीचर जो है टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर किए बिना क्लास में जाता है। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, सी जो है सही आंसर होगा। और देख लेते हैं द स्टूडेंट विल लर्न एज मच एज दे वुड हैव इन अ क्लास फॉर विच द टीचर वुड हैव अ डिफिनिट प्लान, है ना। बच्चे जो है ज़्यादा सीख पाएंगे बोल रहे हैं, है ना, जितना जो है अगर टीचर एक टीचिंग प्लान बना के जाता है तो बच्चे उतना ही सीख पाते हैं जितना टीचिंग प्लान में सिखाने का है। इसमें क्या है, बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे बोले, तो ये भी गलत है ना। तो देखिए ये भी सही, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। क्या सही है कि अगर टीचर टीचिंग प्लान नहीं बनाया रहेगा तो उसको जो है उसके क्या पढ़ाना है, उसके पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, क्या गतिविधि कराना है, कौन सा उसमें मटेरियल लगेगा, कौन सा सहायक सामग्री लगेगा, इसको टीचर को ही पता नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या हुआ, सी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर इज 6 feet, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द एबव सेंटेंस। तो देखिए माई ब्रदर इज 6 feet टॉल, क्या आएगा, टॉल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज, है ना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है, ए द ओनली टूल, बी वन ऑफ द टूल, सी द टूल फॉर इवेल्यूशन, डी द गाइड बुक फॉर टीचर एंड पॉलिसी मेकर। तो देखिए टेक्स्ट बुक या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है, ओनली टूल, ओनली टूल नहीं है। ओनली टूल का मतलब है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए जो सामान लगेगा वो केवल और केवल पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक से ही सब कुछ सिखाया जा सकता है। तो ये गलत है ना। वन ऑफ द टूल, है ना, ये हो सकता है क्योंकि वन ऑफ द टूल है ना। टेक्स्ट बुक क्या है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत सारे संसाधनों के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जा सकती है, जिसमें से पाठ्य पुस्तक क्या है, वन ऑफ द टूल है, एक उपकरण है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक जो है सहायक उपकरण है। तो देखिए सी क्या दिया है, द टूल्स फॉर इवेल्यूशन, तो ये भी गलत है ना। सबसे अच्छा क्या है, वन ऑफ द टूल्स। और डी दिया है द गाइड बुक फॉर टीचर एंड पॉलिसी मेकर, तो ये भी गलत है ना, क्योंकि उसके लिए कोई गाइड बुक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टीचिंग थ्रू अ टेक्स्ट बुक, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने का लाभ नहीं है बोल रहे हैं। तो देखिए क्या लाभ नहीं है को देखना है ना। ए क्या दिया है, इट गिव्स रूम फॉर ग्रुप एंड क्लास डिस्कशन, ये क्या करता है, समूह में कार्य करने के लिए और क्लास डिस्कशन के लिए, है ना, क्लास में चर्चा के लिए मतलब माहौल प्रदान करता है बोल रहे हैं। तो ये तो सही है ना, ये सही है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें नॉट जो लाभ नहीं है उसको देखना है ना। तो ये तो लाभ है हमारा, है ना। अब दूसरा देखते हैं, बी देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर ओरिजिनल एंड फ्री इंटरेक्शन, वहाँ पे अंतः क्रिया करने की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। बच्चे एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा अंतः क्रिया कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के माध्यम से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना, इसकी भी संभावना है। सी दिया है, क्रिएटिविटी इंक्रीज एंड इट बिल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। इसमें क्या दिया है, रचनात्मक बढ़ेगा और वो जो है क्या करेगा, कॉन्फिडेंट मतलब बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करेगा बोल रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक है ना। और डी क्या दिया है, ग्रुप वर्क गिव अ गुड कवर फॉर चैट एंड गॉसिप। तो देखिए जब बच्चे अंतःक्रिया करेंगे तो सामान्य सी बात है उसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा।
तो ये भी सही आंसर है ना। तो देखिए इसमें क्या जो है टेक्स्ट बुक का लाभ क्या नहीं है, तो देखिए ये डी ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप वर्क गिव्स अ गुड कवर फॉर चैट एंड गॉसिप। तो देखिए टेक्स्ट बुक क्या चैट और गॉसिप प्रदान नहीं करता है ना, कि जो ग्रुप वर्क रहेगा वो चैट और गॉसिप करने के लिए, मज़ा लेने के लिए नहीं है। ठीक, तो ये इसका क्या है, टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ाने का ये लाभ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, क्योंकि इसमें नॉट एन एडवांटेज बोला है ना, तो ये डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज विकास। देखिए अब भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो है बच्चे को जो है बहुत सारे जो बाल साहित्य है वो देने चाहिए, किसके, टारगेट लैंग्वेज, जिस भाषा को हमको सिखाना है उस भाषा के बहुत सारे बाल साहित्य बच्चे को देने चाहिए, है ना। क्यों देने चाहिए, अब इसमें कारण पूछा है। ए, लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीडिंग। बी दिया है ना, इसका मतलब क्या है, बी दिया है, इट कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम डिस्टर्बिंग टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो देखिए बाल साहित्य देने से ये तो फायदा होगा कि नहीं, उसको टीचर और पेरेंट्स तो डिस्टर्ब करते नहीं है। तो इसमें क्या दिया है कि चिल्ड्रन जो है टीचर और पेरेंट्स के द्वारा जो होने वाले डिस्टर्ब से दूर हो पाएंगे बोला, तो ये गलत है ना। सी दिया है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग न्यूमेरिकल स्किल, है ना, उनके संख्यात्मक जो कौशल है ना, संख्या संबंधी कौशल है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको बढ़ाएगा, बोल रहा है इसमें, है ना, उसमें संख्या संबंधी कौशल को बढ़ाने में ये मदद करेगा बोल रहा है, तो ये भी गलत है। डी दिया, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू फेस द चैलेंज दैट अवॉइड देम इन लाइफ, है ना, कि बच्चे को जो है अपने जीवन में आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार करेगा, मतलब अपने जीवन में जो चैलेंज आएगा, है ना, उसका सामना करने के लिए ये जो है विद्यार्थी को तैयार करेगा बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है ना। सही क्या है, देखिए ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या लिखा है, देखिए लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीडिंग, है ना, भाषा जो है पढ़ने के बहुत सारे अनुभव के माध्यम से वो भाषा को सीखेगा बच्चा, है ना। प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर दिया है ना, तो भाषा ऑफ रीडिंग, है ना, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को जब बाल साहित्य के माध्यम से बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना, और जब पढ़ने को उसको बहुत सारा अनुभव मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो क्या होगा, बच्चा जो है उसको बाल साहित्य को पढ़ के भाषा को सीखेगा, है ना, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन टीचिंग इंग्लिश अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज, है ना, एक जो है अंग्रेजी भाषा के कक्षा में, है ना, इंग्लिश सिखाने में बहुभाषी कक्षा क्या है ना, इंग्लिश सिखाने में बहुभाषी कक्षा है। ए, अ हेडेक, बी, अ हर्डल, सी, एन एसेट, डी, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए किसी भी कक्षा में, है ना, किसी भी भाषा के कक्षा में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, है ना, बहुभाषिता, है ना, बहुभाषी कक्षा क्या होता है, एक संपत्ति होता है, एक संसाधन होता है, एक रिसोर्स होता है भाषा सीखने के लिए, है ना, चाहे वो हिंदी की कक्षा हो, है ना, चाहे किसी भी भाषा की कक्षा हो। अगर उस कक्षा में जो है बहुत सारे बहुभाषी विद्यार्थी है ना, अलग अलग भाषा के बोलने वाले विद्यार्थी है, मतलब बहुभाषी कक्षा है वो, तो वो क्या है, वो भाषा सीखने में एक संसाधन का काम करता है, एक वो भाषा सीखने का वो संपत्ति है ना। तो यहाँ पे दिया है, देखिए बाधक नहीं है, ना ही वो सिर दर्द है, क्या है, वो एक संपत्ति है, एक संसाधन है, उसका उपयोग करके हम भाषा को सिखा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन असेसमेंट इज, है ना, देखिए क्या बोला है, जो सीसी होता है ना, सतत समग्र मूल्यांकन, है ना, वो क्या है, आकलन का क्या है ना, सतत, है ना, समग्र मूल्यांकन के लिए आकलन, है ना, तो आकलन कैसे होता है, ए फॉर्मेटिव एंड समेटिव, बी फॉर्मेटिव ओनली, सी समेटिव ओनली,
डी नाइदर फॉर्मेटिव नार समेटिव। तो देखिए ओनली लिखा है वो तो गलत ही हो जाएगा, है ना। और देखिए नाइदर फॉर्मेटिव नार समेटिव बोला है तो वो भी क्या होगा, वो भी गलत होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव दो प्रकार से आकलन सीसी में किया जाता है ना। तो सीसी के लिए आकलन कैसे किया जाना है यही क्वेश्चन है। तो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में भी फॉर्मेटिव और क्या बोलते हैं, समेटिव को तो समेकित बोलते हैं, फॉर्मेटिव को शायद फॉर्मेटिव ही बोलते हैं, है ना, याद नहीं आ रहा है। तो देखिए सीसी में दो प्रकार से मूल्यांकन होता है, एक फॉर्मेटिव है ना, जो है लगातार चलते रहता है, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे बच्चा खेल रहा हो वहाँ पे भी, है ना, बच्चा कुछ भी कर रहा हो तो उसको अवलोकन करते रहते हैं, है ना, बच्चे के बिहेवियर को अवलोकन करते रहते हैं। फॉर्मेटिव मतलब लगातार क्लासरूम में, खेल के मैदान में, सब जगह फॉर्मेटिव आकलन होते रहता है। और समेटिव आकलन क्या है, समेटिव आकलन एक निश्चित समय के बाद जब हम लोग जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक इस प्रकार से लेते हैं तो वो जो है समेटिव है ना। रेमेडियल टीचिंग क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्लिक, है ना। तो देखिए ब्लिक का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, ब्राइट, है ना। ब्लिक मतलब, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर नीड्स टू डेवलप क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग प्लान, ए बिफोर टीचिंग, बी आफ्टर टीचिंग, सी वाइल टीचिंग, डी ड्यूरिंग रिकैप्सुलेशन बोला है ना। ये इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो देखिए अ टीचर नीड्स टू डेवलप क्लैरिटी अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग प्लान, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक टीचर को टीचिंग प्लान बनाने के लिए जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। कब क्लियर होना चाहिए बोला है ना, कि ये टीचिंग प्लान बनाने के लिए जो टीचिंग प्लान का उद्देश्य है वो मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए टीचर को। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है बिफोर टीचिंग, ऑप्शन बी दिया है आफ्टर टीचिंग, सी दिया है वाइल टीचिंग, डी दिया है ड्यूरिंग रिकैप्चुलेशन, है ना। तो इसका मतलब है कि बिफोर टीचिंग मतलब टीचिंग करने से पहले, बी दिया है आफ्टर टीचिंग, टीचिंग के बाद, है ना, मतलब बच्चे को पढ़ा लेने के बाद, सी दिए है ना, जब टीचिंग के दौरान उसको क्लियर होना चाहिए, और डी क्या दिया है, जब हम किसी पार्ट को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, है ना, किसी पार्ट को दोबारा पढ़ा रहे हैं तब, है ना। तो देखिए टीचिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव जो है टीचर को टीचिंग से पहले स्पष्ट होना चाहिए, जब टीचिंग प्लान बनाने से ही पहले स्पष्ट होना चाहिए, है ना, टीचिंग से तो पहले होगा ही, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आप जानोगे तब फिर उसके हिसाब से टीचिंग प्लान बनाओगे। मतलब सीखने के पूर्व ही टीचर को टीचिंग प्लान का ऑब्जेक्टिव, है ना, उद्देश्य जो है क्लियर होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि मैं किसके लिए टीचिंग प्लान बनाया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बिफोर टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर ऑल देयर बट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस, है ना। दे आर ऑल देयर बट मी, है ना, वे सभी वहाँ हैं केवल मेरे को छोड़ के, ऐसे इस प्रकार से है। अब देखते हैं यहाँ पे, और अ सिस्टम ऑफ साइन सच एज साउंड लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, फिगर्स एक्सेट्रा to which meanings are assigned based on convention. The above sentence statement most appropriately describe, है ना। तो देखिए प्रतीक है, जो अल्फ़ाबेट है, वर्ड है, फिगर है, ये सब क्या को दिखाते हैं, तो ये सब कोड को दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे दिया है कोड, टेक्स्ट, मैसेज, आइसोमॉर्फिक, तो इसमें ये सब क्या को दिखा रहे हैं, देखिए साइन लिखा हुआ है, साउंड लिखा है, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट लिखा है, तो ये सब क्या है, एक कोड है ना। इन सबको क्या बोल सकते हैं, कोड बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ लर्नर कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज बाय गिविंग, ए रिवार्ड्स, बी पनिशमेंट, सी बाथ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, डी नाइदर रिवार्ड नार पनिशमेंट। तो देखिए इसका मॉडल आंसर में तो आंसर यही दिया हुआ है, क्या, बाथ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इसका आंसर क्या होगा, बाथ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, कि एक सीखने वाले को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर नाइदर रिवार्ड नार पनिशमेंट होना चाहिए था, है ना।
कि पुरस्कार और पनिशमेंट या तो फिर रिवार्ड्स होना चाहिए था, क्योंकि पनिशमेंट देंगे तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा। लेकिन हो सकता है ये मतलब कुछ सोच के दिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन डिजाइनिंग अ टीचिंग प्लान, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है टीचिंग प्लान बनाने के लिए आवश्यक घटक नहीं है या महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट नहीं है। ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे, है ना, कि विद्यार्थियों की संख्या जो उस दिन कक्षा में रहेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड मतलब ना अगले दिन जितने भी विद्यार्थी कक्षा में रहेंगे, जितने जने को वो पढ़ाना है वो आवश्यक है कि नहीं है। दूसरा क्या दिया है, टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री। सी दिया है नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन राइटिंग द टीचिंग प्लान, है ना, कि शब्दों या अक्षरों की संख्या जो हम टीचिंग प्लान बनाने के लिए लिखेंगे, यूज करेंगे। और डी दिया है द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, है ना। तो देखिए टीचिंग प्लान के लिए क्या क्या आवश्यक है। टीचिंग प्लान के लिए हमको ये जानना आवश्यक है कि हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो आवश्यक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिर दिया है बी टीचिंग एड्स, है ना, तो ये टीचिंग एड्स भी ज़रूरी है कि हम जब टीचिंग में जाएंगे, टीचिंग करने जाएंगे, बच्चे लोगों को पढ़ाने जाएंगे तो क्या क्या सहायक सामग्री उपयोग करेंगे वो भी ज़रूरी है ना। और सी डी दिया है द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, इसकी जब तक जानकारी नहीं रहेगी हम लोग एक प्रॉपर टीचिंग प्लान नहीं बना पाएंगे। तो ये भी सही है ना। अब देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन राइटिंग द टीचिंग प्लान लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम टीचिंग प्लान बनाने के कितने अक्षर का उपयोग करेंगे, है ना, ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है ना। वो चाहे 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें चूक दिया है दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, है ना, तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बीच बीच में दिक्कत हो जाता है मेरे को, क्योंकि वो शब्द जो है बहुत दिनों तक बोले नहीं रहते हैं, अचानक से बोलना पड़ता है, तो फिर क्या है हम लोग इंग्लिश बोलते नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।